नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। हम पढ़ रहे थे, बहुत दिन हो गए मैं जानती हूँ। तो आज मैं अपनी क्लास फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में दूसरा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु यूरोपीय काव्यशास्त्र के मेरुदंड है। मतलब अरस्तु को ही मेन माना जाता है जो यूरोपीय काव्यशास्त्र है उसमें। ठीक है, अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व मकदूनिया यूनान में हुआ था। ठीक है, तो ये उनका समय याद रखेंगे कि इनका एक्चुअली जन्म ज़्यादातर पूछा जाता है। तो 384 ईस्वी पूर्व और इनका मतलब स्थान भी पूछ देता है कभी कभी, मकदूनिया यूनान। तो अरस्तु का जन्म, क्योंकि जैसे ऐसे पूछ सकता है कि जो ये पाश्चात्य के जो काव्यशास्त्री हैं इनका जन्म कौन सी जगह पे हुआ था, ये कहाँ के थे, तो ये यूनान के थे। ठीक है, उसके बाद इनका जो यूनानी नाम था वो था अरिस्टोतेलेस अरस्तु, मतलब इनका यूनानी नाम था। ठीक है, और उसके बाद इनके जो गुरु थे वो उनका नाम था प्लेटो और अरस्तु का जो शिष्य था वो था सिकंदर। तो गुरु और शिष्य को याद रखेंगे, प्लेटो गुरु थे और शिष्य था सिकंदर अरस्तु। ठीक है, फिर इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 400 मानी जाती है। ठीक है, तो और इसमें से लेकिन जो प्राप्त रचनाएं हैं वो सिर्फ 3 हैं और वो 3 हैं कौन कौन सी? पेरिपोएतिकेश जो काव्यशास्त्र से संबंधित रचना है। उसके बाद है तेखनेश रितोरिकेश जो भाषण शास्त्र से संबंधित रचना है। उसके बाद वसीयतनामा जो दास्ता से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र है। ठीक है, जो दास्ता से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र है। और पेरिपोएतिकेश जो है वो उसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, पहला वाला। इसका ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि दास्ता से मुक्ति का जो पहला घोषणा पत्र है वो अरस्तु की किस बुक में लिखा गया है, मतलब ये किस बुक के बारे में है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है वसीयतनामा। तो इनकी जो 3 रचना है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अभी पेरिपोएतिकेश के बारे में देखेंगे जो काव्यशास्त्र से संबंधित रचना है और इस रचना में कुल 26 अध्याय हैं। ठीक है, तो इस रचना में ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि पूछ देता है कि कितने अध्याय हैं, तो 26 अध्याय हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसमें चैप्टर वाइज क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि सोचिए ये कितनी इम्पोर्टेंट रचना है कि इसमें हमें चैप्टर वाइज भी देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 से 5 तक के अध्यायों में क्या है? त्रासदी, महाकाव्य और कॉमेडी या कामदी आदि की विवेचना है। मतलब 1 से 5 तक के जो हैं उसमें त्रासदी है, महाकाव्य है और कॉमेडी है। उसके बाद 6 से जो 19 तक के अध्याय हैं, अध्यायों में त्रासदी का विस्तार से वर्णन है। ठीक है, त्रासदी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। त्रासदी का मतलब होता है जो दुखांत नाटक होता है उसको मतलब त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो 8 मतलब त्रासदी का विस्तार से वर्णन है 6 से 19 तक के और यह रचना का केंद्रीय भाग है। ठीक है, उसके बाद 20वें अध्याय में व्याकरणिक जानकारी मिलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद 21वें और 22वें अध्याय में पदावली और लक्षणा का निरूपण है। 20वें और 21वें अध्याय में क्या है? पदावली और लक्षणा का निरूपण है। उसके बाद 23वें 24वें अध्याय में क्या है? महाकाव्य के स्वरूप का वर्णन है कि मतलब महाकाव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। उसके बाद 25वां जो अध्याय है उसमें है प्लेटो और अन्य लोगों के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का निराकरण है। मतलब प्लेटो ने जो भी काव्य पर आक्षेप या आरोप लगाए थे उन सभी आरोपों का इन्होंने निराकरण किया है, मतलब उसका आंसर दिया है। जो भी उन्होंने कुछ भी मतलब गलत बोला उसको मतलब उन्होंने सही करके बताया है। तो 25वें अध्याय में ऐसा है। और 26वें अध्याय में क्या है? त्रासदी और महाकाव्य की तुलना की गई है।
तो त्रासदी और महाकाव्य की तुलना की गई। तो जैसे पेपर कभी कभी टफ बनाना होता है तो वो लोग ऐसे पूछ देते हैं कि जो पेरिपोएतिकेश रचना है अरस्तु की, उसकी 26वें अध्याय में क्या है, या फिर ऐसे पूछ देंगे कि त्रासदी और महाकाव्य की तुलना किस अध्याय में की गई है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा कि 26वें अध्याय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत। तो अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत है और त्रासदी सिद्धांत है। तो ये तीनों ही नेट के अंतर्गत है, तो हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी हम अनुकरण सिद्धांत देख रहे हैं, उसके बाद विरेचन पढ़ेंगे, उसके बाद त्रासदी। ठीक है, तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का मतलब क्या है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की मतलब जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आगे जाके, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की प्रक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विषय में आलोचकों के जो मत हैं वो क्या हैं। उसके बाद अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कमियां क्या हैं। उसके बाद अरस्तु और प्लेटो के सिद्धांत में अंतर क्या है। उसके बाद प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में क्या अंतर है। उसके बाद पढ़ेंगे कि अनुकरण यूनानी भाषा के मिमेसिस एवं अंग्रेजी के इमिटेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसका आशय नकल करना होता है। तो अभी हम यहाँ से अनुकरण के बारे में देखेंगे। ये अनुकरण कहाँ से आया है? तो यह एक यूनानी भाषा के मिमेसिस एवं अंग्रेजी के इमिटेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और इसका आशय है नकल करना। और फिर अरस्तु का मानना था कि मनुष्य में जन्मजात अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, अतः अनुकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब अरस्तु मानते हैं कि जो मनुष्य जो होता है वो जन्मजात ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। और सही बात है, जो बच्चा होता है वो दूसरों को देख के ही तो सीखता है कि मतलब जो भी उनके मम्मी पापा होते हैं, घर के लोग होते हैं, उनको देख के ही वो हर चीज़, यहाँ तक कि बात करना भी उनसे ही सीखता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मोगली वगैरह में वो कैसे बच्चा जंगल में छूट जाता है तो वो कैसे जंगली जानवरों वाली ही भाषा बोलता है। तो उसी तरह से तो अगर मनुष्य के पास कोई अनुकरण करने की चीज़ नहीं रहेगी, अगर जिस तरह का अनुकरण उसको मिलेगा वो वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अनुकरण होता है। उसके बाद अनुकरण कुछ नया सीखने और सीखे हुए को अस्थायी बनाने के लिए होता है। मतलब अनुकरण इसलिए होता है कि जैसे हम किसी को देख के कुछ मतलब नया सीखते हैं, और अगर कुछ जो अच्छा है उसको उस सीखे हुए को हम अस्थायी बनाने के लिए अनुकरण किया जाता है। किंतु सामान्य व्यक्ति के द्वारा तथा कलाकार के द्वारा किया गया अनुकरण में अंतर होता है। लेकिन मतलब जैसे अभी हम कोई व्यवहार सीख रहे हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं तो उसके अनुकरण में और कलाकार के द्वारा किया गया कोई अनुकरण, जैसे वो कोई कलाकृति बना रहा है या मतलब कुछ भी अलग बना रहा है, तो उस अनुकरण में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ऐसा अरस्तु बोलते हैं। उसके बाद अरस्तु के अनुसार कलाकार के द्वारा किया गया अनुकरण 3 रूपों में होता है। मतलब अरस्तु बताते हैं कि जो कलाकार अनुकरण करता है उसके 3 रूप हैं। ठीक है, तो पहला है प्रतीयमान रूप, जैसा दिखे उसी का वैसे ही अनुकरण करे, त्याज्यमाना है। मतलब कि एक जो कलाकार करता है वो उसमें पहला होता है प्रतीयमान रूप, कि मतलब जैसा है वैसा ही आपने बना दिया, तो इसको त्याज्य माना जाता है। मतलब ये स्वीकार्य नहीं है, इसका कोई मतलब उपयोग भी नहीं है। उसके बाद संभाव्य रूप, जैसा हो सकता है, मतलब कि तो इसको माध्यम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आदर्श रूप, जैसा होना चाहिए, इसे श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब कि कोई चीज़ ऐसा बना दिया कि मतलब जैसा वो होना चाहिए मतलब उपयोग के लिए, तो ऐसे अनुकरण को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अरस्तु मानते हैं कि कलाकार प्रवृत्ति का सीधे अनुसरण नहीं करता, कलाकार प्रकृति का सीधे अनुसरण नहीं करता, अपितु वह उसकी सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। मतलब जो कलाकार होता है वो प्रकृति का सीधा अनुकरण मतलब हूबहू नहीं बना देता, वो सिर्फ उसकी सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है और वो मतलब कुछ अलग बनता है। ठीक है, तो अगर वो कुछ अलग और उपयोगी बन गया तो वो आदर्श रूप माना जाता है।
उसके बाद अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के तथ्य। तो जो अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत है उसका तथ्य क्या क्या है। तो प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से जोड़कर वर्णन किया है, ठीक है, जबकि अरस्तु ने काव्य को एक स्वतंत्र विधा माना है। तो जो प्लेटो हैं उन्होंने काव्य शास्त्र को दर्शन और राजनीति शास्त्र से जोड़ने के बाद मतलब उसको त्याज्य मानते हैं, और उसके बाद अरस्तु जो हैं वो काव्य को एक अलग विधा मानते हैं, इसीलिए वो इसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद अरस्तु के अनुसार कविता संसार की अनुकृति है तथा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। मतलब अरस्तु बोलते हैं कि जो कविता है वो संसार की अनुकृति है और मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। मतलब हर मनुष्य कविता मतलब करता ही है, भले ही वो लिखे ना लिखे, लेकिन मतलब और अभी तो तुक बंद मतलब जो लय तुक होता है वो भी इतना ज़रूरी नहीं रह गया है। तो हर व्यक्ति कविता करता है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मतलब लिखे ही। उसके बाद अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को मतलब कुछ भी हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं तो वो आनंददायक होती है, ऐसा वस्तु बताते हैं। उसके बाद मनुष्य अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंदित होता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने पहाड़ का चित्र बनाया, तो जैसे हम उस पहाड़ के चित्र को अगर उसने बहुत सुंदर बना दिया तो हम उसको देखेंगे बाद में, तो हम उसको देख के आनंदित होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं गए और हमने कहीं फ़ोटो खिंचाई, तो फिर हम अगर उसको मतलब कई वर्षों बाद या बहुत टाइम बाद उसको देखते हैं तो हमें वो दिन याद आते हैं, वो पल याद आते हैं। तो हम उस पल को देख के और उस तस्वीर से उस पल को जब कनेक्ट करते हैं तो हम आनंदित होते हैं। तो ऐसा अरस्तु यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद अनुकरण के द्वारा भय उत्पादक वस्तुओं का भी इस रूप में चित्रण किया जा सकता है कि वो आनंददायक प्रतीत होती हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए शेर है, अगर शेर सामने आ गया तो आप उससे बहुत डरेंगे, लेकिन अगर किसी ने शेर का कार्टून बना रखा है अच्छा खासा, या कोई अच्छा खासा चित्र बना रखा है, तो उसको भी देख के आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके बाद काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरण कला है। तो वो बोल रहे हैं कि जो काव्य कला है वो सर्वोत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ कला है अनुकरण की, ठीक है। उसके बाद नाटक काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। पहले तो जैसे काव्य सभी जितने भी साहित्य में रचनाएं होती थी सबको काव्य ही कहा जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नाटक है वो काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। मतलब कि काव्य में काव्य में जो सबसे अच्छी रचना होती है वो है नाटक की। कभी अपनी रचना का हूबहू अनुकरण नहीं करता है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जो कवि है वो अपनी रचना का हूबहू अनुकरण नहीं करता है, वह वस्तु को श्रेष्ठ या हीन रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब वो हूबहू रचना नहीं करके मतलब श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करेगा या हीन रूप में प्रस्तुत करेगा। मतलब किसी भी चीज़ का हम चित्र बना रहे हैं उसके ऊपर कविता लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम एकदम हूबहू नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको अगर श्रेष्ठ मानते तो उसको मतलब श्रेष्ठ तरीके से बना के करेंगे या हीन तरीके से, ठीक है। उसके बाद अनुकरण केवल बाहरी आकृति का नहीं किया जाता है, अपितु आंतरिक मनोभाव एवं सृजन प्रक्रिया का भी अनुकरण होता है। तो अरस्तु मानते हैं कि जो अनुकरण है वो सिर्फ बाहरी चीज़ों का नहीं होता है, जैसे कि कोई चीज़ देखी और बनाई, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि जो आंतरिक मनोभाव होते हैं, जो हमारे अंदर चल रहे भाव हैं, उनका भी मतलब और जो सृजन की प्रक्रिया है उसका भी अनुकरण होता है, ठीक है। उसके बाद कलाकार प्रकृति की वस्तुओं का अपनी कला के माध्यम से पुनः सृजन करता है तथा प्रकृति प्रदत्त कमियों को दूर करता है, अतः अनुकरण उदात्त होता है, ठीक है। तो जो कलाकार होता है वो प्रकृति की वस्तुओं का अपनी कला के माध्यम से पुनः सृजन करता है। जैसे मान लो हमने एक लकड़ी का मतलब ऐसे ही लकड़ी को कुछ मतलब देखा और लगा कि ये तो हमारे टेबल के काम आ सकता है, चलो मतलब, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि उसको काट छांट के अच्छा बना के एक अच्छा सा टेबल तैयार कर देता है जो हमारे मतलब काम आता है। तो मतलब उसने उसकी कमियों को सब दूर कर दिया, अच्छे से काट छाट उसको पॉलिश कर दिया। तो ये हो गया एक उदात्त अनुकरण, ठीक है।
उसके बाद अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के विषय में आलोचकों के प्रमुख कथन क्या है। मतलब जो अनुकरण सिद्धांत अरस्तु ने लिया है, तो जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है उसके बारे में कुछ आलोचकों ने कुछ ना कुछ कहा है। तो देखते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले देखेंगे प्रोफेसर बूचर के शब्दों में। प्रोफेसर बूचर ने अरस्तु के अनुकरण के बारे में कहा है कि अरस्तु का अनुकरण सादृश्य के द्वारा मूल का पुनरुत्थान है। मतलब जो सादृश्य के द्वारा, मतलब जो दिख रहा है उसके द्वारा मूल का पुनरुत्थान है, मतलब फिर से बनाया जा रहा है या फिर से अनुकरण किया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक सिद्धांत है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। मतलब नगेंद्र मानते हैं कि अरस्तु ने काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। ठीक है। उसके बाद अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के दोष क्या क्या हैं। तो अब ये देख लेंगे कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में दोष कौन कौन से हैं। तो जो पहला दोष है वो है, अरस्तु ने कवि के निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, परंतु जीवन के विभिन्न अनुभवों एवं निर्मित कवि की अंतःचेतना के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है। उन्होंने मतलब कवि की निर्माण क्षमता पे तो बल दिया है, लेकिन जो जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित जो होता है वो कवि की अंतःचेतना, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने। उसके बाद अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के अनुकरण की भी बात कही है, जबकि इसका अनुकरण असंभव है। मतलब अरस्तु ने ये कहा है कि मनुष्य की आंतरिक जो अनुभूति होती है उसका भी हम अनुकरण कर सकते हैं, जबकि यह करना असंभव है। ठीक है। उसके बाद अरस्तु का अनुकरण वस्तु तत्व पर अधिक बल देता है, भाव तत्व पर मौन है। मतलब जो अरस्तु का अनुकरण है वो सिर्फ वस्तुओं पर ही बल देता है, और जब भाव की बात आती है तो वहाँ पे उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। उसके बाद आज के उपलक्ष्य में अनुकरण का कोई महत्व नहीं रह गया है। आज अनुकरण के स्थान पर कल्पना को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस अनुकरण की ये लोग बात कर रहे हैं वो आज के उसमें देखा जाए, प्रासंगिकता देखी जाए उसकी, तो आज उसका कोई महत्व नहीं है, और अनुकरण की जगह पे कल्पना को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतर क्या है। तो प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल बताया था, जबकि अरस्तु का अनुकरण पुनः सृजन का पर्याय है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि अनुकरण क्या होता है कि मतलब हूबहू नकल करना, जो कि त्याज्य माना जाता है, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि नहीं, अनुकरण जो है वो पुनः सृजन का, मतलब पुनः हम किसी चीज़ का सृजन कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से। ठीक है। उसके बाद प्लेटो का मानना था कि कला अनुकृति की अनुकृति है, जबकि अरस्तु के अनुसार कला वस्तु का पुनः सृजन, पुनः प्रस्तुतिकरण है। मतलब प्लेटो मानते हैं कि जो कला है वो अनुकृति की अनुकृति है। मतलब कि जैसे पहले प्रकृति में ईश्वर कुछ बनाता है, उसके बाद उसका अनुकरण करके कोई कलाकार कुछ बनाता है, और उस कलाकार का अनुकरण करके कुछ कभी कुछ बनाता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अनुकृति की अनुकृति है। मतलब कि ईश्वर का अनुकरण किया कलाकार ने, और कलाकार का अनुकरण किया कवि ने, ऐसा प्लेटो मानते हैं। जबकि अरस्तु के अनुसार कला वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण है। मतलब वो मानते हैं कि किसी वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, उसी को मतलब कला मानते हैं। फिर प्लेटो ने कला को अनुकर्ता, नकल करने वाला बताया है, और जबकि अरस्तु उसे कर्ता मानते हैं। जो मतलब प्लेटो हैं उन्होंने जो कलाकार है उसको नकल करने वाला बताया है, जबकि अरस्तु हैं उसे कर्ता मानते हैं कि मतलब उसने खुद ही किया है। उसके बाद प्लेटो ने कला को नैतिक, आदर्शवादी एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा है, जबकि अरस्तु ने कला को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। ठीक है। तो जो प्लेटो हैं वो उपयोगितावादी दृष्टि से ज़्यादा देखते थे, उसमें नैतिक होना चाहिए, मतलब कुछ तो भला होना चाहिए किसी का। उसके बाद आदर्शवादिता होनी चाहिए,
इस दृष्टिकोण से प्लेटो ने देखा, जबकि जो अरस्तु हैं वो कला को सिर्फ सौंदर्यवादी दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त होता है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।